इस सवाल में कहता है कि पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को अब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दोनों का एसेट और लायबिलिटी का डिटेल आपको दे दिया गया है। फिर कहता है कि अब्जॉर्प्शन से पहले सारे फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू किया जाएगा 10% मोर देन बुक वैल्यू, और जो भी इन्वेंट्री इन ट्रेड है और डेटर है ये जब टेक ओवर होंगे तो वो होंगे 5% लेसर देन बुक वैल्यू, और दोनों कंपनी 10% इक्विटी डिविडेंड भी देगी। फिर कहती है कि पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को अब्जॉर्व कर लेगा और परचेज कंसिडरेशन कुछ इस प्रकार से होगा। हर 6 इक्विटी शेयर के बदले में 8 इक्विटी शेयर मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा 10% डिस्काउंट में। क्यू लिमिटेड का डिबेंचर को 8% प्रीमियम में पे कर देंगे बाय इशूइंग पी लिमिटेड का डिबेंचर, लेकिन पी लिमिटेड का डिबेंचर जब इशू होगा तो वो डिस्काउंट में होगा 10% का, यानी एक के लिए प्रीमियम दूसरे के लिए डिस्काउंट। फिर कहता है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 30,000 का है जो कि पी लिमिटेड पे करेगा, और डेटर और क्रेडिटर का कॉन्ट्रा है 10,000 का, जो क्रेडिटर क्यू लिमिटेड का है वही डेटर पी लिमिटेड का है। तो सबसे पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं नेट पेमेंट के मेथड से, फिर नेट एसेट के मेथड से निकालेंगे। तो दोनों को लेस करेंगे तो मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो नेट पेमेंट से निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन। हम लोग को मालूम है कि इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को हर 6 इक्विटी शेयर के बदले में 8 इक्विटी शेयर मिला था। तो 30,000 इक्विटी शेयर जब है तो 30,000 बाय 6 इंटू 8, तो 40,000 इक्विटी शेयर मिला होगा। तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, 4 लाख। इसके बाद मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर 10% का डिस्काउंट पे दिया था। प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में देखिए तो 1 लाख का है, 10% डिस्काउंट में होगा तो 90,000 होगा, तो दोनों मिला के होगा 4,90,000। पीसी एस पर नेट पेमेंट मेथड तो निकल के आ गया, अब पीसी एस पर नेट एसेट निकालना है। कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी, और जो भी एसेट होता है वो एग्रीड वैल्यू पे होता है, जो भी लाइबिलिटी होता है वो एग्रीड वैल्यू पे होता है, यानी जिस वैल्यू पे नया कंपनी खरीदेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू कर दिया गया था 15% अबव बुक वैल्यू, इसीलिए फिक्स्ड एसेट को हम लोग वैल्यू कर देंगे 15% अबव, 2.5 लाख प्लस 15%। इन्वेंट्री को टेक ओवर कर रहा था 5% लेसर देन बुक वैल्यू, तो इन्वेंट्री को लेस कर देंगे 3,20,000 माइनस 5%। डेटर को भी 5% लेस करना है, तो हम लोग को मालूम है कि आरडीडी और डेटर सेपरेट लेजर है, इसीलिए आरडीडी को हम लोग लेस करेंगे लाइबिलिटी साइड में। आरडीडी को कैसे लेस करेंगे? 1,90,000 का 5%, और डेटर में पूरा 1,90,000 लिख देंगे। इसके बाद बाकी के एसेट लिखेंगे जैसे बी आर, इन्वेस्टमेंट और कैश। याद रखिएगा कैश में हम लोगों ने 40,000 माइनस 30,000 किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि हम लोग को मालूम था कि एब्जॉर्प्शन से पहले इक्विटी डिविडेंड दे रहा है दोनों कंपनी। अगर क्यू लिमिटेड इक्विटी डिविडेंड देगा तो 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का 10% यानी 30,000 तो दे देगा। अगर दे देगा तो कैश कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को कैश कम मिलेगा, इसीलिए 40,000 में 30,000 हम लोगों ने कम कर दिया है, तो 10,000 निकल के आया है। इसके बाद लेस करेंगे आरडीडी, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और 12% डिवेंचर। लेकिन याद रखिए डिवेंचर का बुक वैल्यू यहाँ पर 1.5 लाख है, लेकिन बोल रहा है कि इसको पेमेंट करेंगे हम लोग 8% प्रीमियम में, तो इसीलिए यहाँ पर एग्रीड वैल्यू लिखाएगा, इसीलिए 12% डिवेंचर का वैल्यू होगा 1.5 लाख प्लस 8%, 1,62,000। इस तरह से पीसी निकल के आ गया एज पर नेट एसेट। तो दोनों मेथड से हम लोग का पीसी निकल के आ गया। जो भी डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा, यानी कि देखिए नेट पेमेंट हम लोग कितना किया है 4,90,000, लेकिन एसेट कितना का लिए हैं 5,70,000 का, तो बाकी जितना होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। 5,70,000 माइनस 4,90,000, 80,000। अब जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, यानी जो कंपनी ऑब्जर्व किया है। अब एब्जॉर्प्शन का एंट्री से पहले हम लोग रिवैल्यूएशन का एंट्री पास करेंगे और डिविडेंड का एंट्री पास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि एब्जॉर्प्शन से पहले दोनों कंपनी रिवैल्यूएशन किया है और दोनों कंपनी इक्विटी डिविडेंड दिया है। तो पुराना कंपनी का तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू कंपनी का हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे हैं पी लिमिटेड का, तो पी लिमिटेड में भी रिवैल्यूएशन हुआ था, इक्विटी डिविडेंड पे किए थे। तो पहला एंट्री होगा रिवैल्यूएशन का। फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू किए हैं 15% अबव बुक वैल्यू, तो 7 लाख का 15% होता है 1,05,000, तो एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद इक्विटी डिविडेंड, तो इक्विटी डिविडेंड तो रिजर्व से देते हैं, इसीलिए रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड, और इक्विटी डिविडेंड से कैश कम हो जाएगा, इसीलिए इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद तो हम लोगों का नॉर्मल अब्जॉर्प्शन का एंट्री है। पहले हम लोग ड्यू करते हैं लिक्विडेटर को, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड। इसके बाद सारा एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं एग्रीड वैल्यू पे, इसीलिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, डेटर डेबिट। याद रखिएगा डेटर और आरडीडी हम लोग सेपरेट लेजर है, इसीलिए सेपरेटली दिखाते हैं। बी आर डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश डेबिट टू आरडीडी, टू क्रेडिटर, टू बिल्स पेएबल, टू 12% डिवेंचर होल्डर, टू बिजनेस परचेस, और बैलेंस शीट वगैरह आएगा टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद जो भी लिक्विडेटर को हम लोगों ने ड्यू किया था उसको पेमेंट कर देते हैं। तो लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद जो डिवेंचर था उसके बदले हम डिवेंचर इशू किए थे, तो वो भी लिख देते हैं। 12% डिवेंचर ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट
1,62,000। याद रखिएगा ये 8% प्रीमियम में था, लेकिन 8% प्रीमियम में था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड के लिए तो ये डिस्काउंट में है, इसीलिए ये अगर डिस्काउंट में है 10% का तो ये 90% हुआ। तो 10% डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू 18,000 यूनिटरी मेथड से क्रेडिट कर देंगे टू 12% डिवेंचर। इसके बाद हम लोगों ने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी पे किया था, इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000। अब देखिए हम लोग के पास तो गुडविल अभी आ गया और कैपिटल रिजर्व पहले से था, दोनों तो रह नहीं सकता, इसीलिए नेट कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व डेबिट टू गुडविल 30,000। इसके बाद हम लोग को एक और एंट्री पास करना है। क्वेश्चन में कहा था कि क्रेडिटर और डेटर कॉन्ट्रा होगा 10,000 का, इसीलिए क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000। इस सवाल में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को ऑब्जर्व करने वाला है, यानी टेक ओवर करने वाला है, इसीलिए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट आपको दे दिया गया है। फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 10% प्रीमियम में। उसके बाद कहता है कि गुडविल 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, और एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया गया है। 16-17 का प्रॉफिट है 90,000, 15-16 का प्रॉफिट है 78,000 और 14-15 का प्रॉफिट है 72,000। फिर कहता है कि 14-15 में 25,000 का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, लेकिन जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल तो वहाँ पर रियल प्रॉफिट को लेते हैं जो मेहनत से कमाए हैं। तो यहाँ इंश्योरेंस क्लेम का 25,000 भी जुड़ा हुआ है प्रॉफिट में, तो उसको हम लोग लेस कर देते हैं क्योंकि वो तो मेहनत से नहीं कमाए हैं। इसके बाद कहता है कि 15-16 में 10,000 का एम्बेजलमेंट ऑफ कैश है, यानी 10,000 का पैसा चोरी हो गया, लेकिन वो तो हम लोग का मेहनत का कमाई था, इसीलिए उसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में। याद रखिएगा इंश्योरेंस का क्लेम जो मिला है उसको लेस कर दिए हैं, और जो कैश चला गया है वो तो हम लोग का मेहनत का ही था, तो उसको ऐड कर लिए। इस तरह से रियल प्रॉफिट निकल के आया हम लोगों का 90,000, 88,000 और 47,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए 75,000, इसको इंटू कर देंगे 2 से तो गुडविल निकल के आ जाएगा। अगला इन्फॉर्मेशन में कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू किया गया है 5 लाख में, प्लांट एंड मशीनरी को 4 लाख में। इन्वेंट्री जो है वो टेक ओवर होगा 10% लेस वैल्यू में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट होगा 2.5% का। उसके बाद कहता है कि वाई लिमिटेड के पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है 15,000 का, इस एसेट को भी एक्वायर कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा एक्स लिमिटेड। इसके बाद कहता है कि वाई लिमिटेड का जो क्रेडिटर है 20,000 का, वही डेटर है एक्स लिमिटेड का, वही डेटर वही क्रेडिटर। इसके लिए हम लोग डेटर को भी 20,000 लेस कर देंगे, क्रेडिटर को भी 20,000 लेस कर देंगे। आखिर में कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग इक्विटी शेयर देंगे एट 5% प्रीमियम। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन करना है, वो तो हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीसी को एज पर नेट एसेट मेथड। इसके अंदर जो जो भी एसेट टेक ओवर हुआ है माइनस जो जो भी लाइबिलिटी टेक ओवर हुआ है, निकल के आ जाएगा नेट एसेट के माध्यम से पीसी। तो कौन कौन सा एसेट लेके गया है चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुडविल अभी निकाले थे, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का एग्रीड वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का एग्रीड वैल्यू है। इन्वेंट्री को बोला था 10% कम वैल्यू करना, तो 10% कम वैल्यू कर दिए। यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट भी था 15,000 का, वो भी यहाँ पर लिखे। डेटर लिखे, लेकिन याद रखिएगा डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों सेपरेट लेजर है, इसीलिए दोनों को हम लोग अलग अलग शो करते हैं। इसीलिए लाइबिलिटी साइड में आ गया आरटीडी और एसेट साइड में रह गया सिर्फ डेटर। इसके बाद कैश एंड बैंक भी है तो वो भी लिख दिए। लेस करेंगे लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो था ही, इसके बाद रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड और ट्रेड पेएबल जैसे ही लेस कर दिए तो परचेज कंसिडरेशन निकल के आ गया। अब इस परचेज कंसिडरेशन को किस तरह से देना है वो भी लिखना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी हम लोग को मालूम है कि 15,90,000 जो पीसी है उसमें से हम लोग पहले तो प्रेफरेंस शेयर देंगे 10% प्रीमियम पे। तो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर है कितना, 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रीमियम पे देंगे तो 3,30,000 देंगे। अब 3,30,000 देंगे और एक का वैल्यू है 100 रुपये, तो 3,300 हम लोग प्रेफरेंस शेयर देंगे। तो 15,90,000 में 3,30,000 तो हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर दे दिया, बाकी बचा 12,60,000, तो ये हम लोग इक्विटी शेयर दे देंगे। हम लोग को बोला था कि इक्विटी शेयर जो देंगे वो 5% प्रीमियम पे देंगे, तो यानी कि 10 रुपये का 10.5 रुपये में देंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए हम लोग 12,60,000 को डिवाइड कर देंगे 10.5 से, तो निकल के आ जाएगा 1,20,000 इक्विटी शेयर। लिखेंगे 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच एट 10.5। अब बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग को मालूम है कि बैलेंस शीट का आइटम को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वही यहाँ पर करते हैं। डेबिट साइड में सारा एसेट को लिख देंगे और क्रेडिट साइड में सारा लाइबिलिटी को लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गुडविल जो कैलकुलेट किए हैं, फिर लैंड एंड बिल्डिंग जो बुक्स में वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी जो बुक्स में वैल्यू है, इन्वेंट्री जो बुक्स में वैल्यू है, डेटर जो बुक्स में वैल्यू है, कैश जो बुक्स में वैल्यू है।
इसके बाद क्रेडिट साइड में लिख देंगे ग्रेच्युटी फंड जो बुक्स में वैल्यू है, बाय ट्रेड पेबल्स जो बुक्स में वैल्यू है। इसके बाद हम लोग परचेस कंसिडरेशन का एंट्री पास करते थे और उसके हिसाब से पोस्टिंग करते थे। परचेस कंसिडरेशन का पहला एंट्री क्या था? परचेसिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन। इसीलिए हम लोग यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय परचेसिंग कंपनी यानी कि बाय एक्स लिमिटेड लिख दिए हैं परचेस कंसिडरेशन। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वह रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देते हैं क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रेफरेंस शेयर का भी प्रॉफिट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों का। कैसे? क्योंकि परचेस कंसिडरेशन के समय में प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को प्रेफरेंस शेयर मिला था 10% प्रीमियम पे। तो 10% जो प्रीमियम है वो तो प्रॉफिट पर्टेन करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसीलिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और कितना अमाउंट लिखेंगे? 10% प्रीमियम का अमाउंट, यानी 3 लाख का 10% 30,000। जैसे ही इतना लिख दिए, अब जो भी प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का ही होगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया है, जो निकल के आया 1.5 लाख। अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ एक्स यानी कि न्यू कंपनी का बुक में। तो सबसे पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 15,90,000 बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब अगला एंट्री में सारा एसेट और सारा लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारा एसेट और सारा लाइबिलिटी एग्रीड वैल्यू पे होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने गुडविल डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल है और जो भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है दोनों सेपरेट लेजर है, इसीलिए दोनों को सेपरेटली दिखा रहे हैं। इसके बाद कैश डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट और क्रेडिट करेंगे टू बिजनेस परचेस, टू रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, टू ट्रेड पेएबल, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड। अब जो पहला एंट्री में हम लोगों ने ड्यू किया है उसको पेमेंट कर देंगे, परचेस कंसिडरेशन पेमेंट कर देंगे। लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा? 3 लाख प्लस 10% प्रीमियम यानी 3,30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच यानी 12 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 0.5 रुपीज़ पर ईच यानी कि 60,000। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम क्यों नहीं लिखा। इसीलिए प्रीमियम नहीं लिखा है क्योंकि न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं और न्यू कंपनी की जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो न्यू कंपनी के लिए थोड़ी ना प्रीमियम था, ये तो प्रीमियम हम पे किया था। तो प्रीमियम तो उसके लिए था, ओल्ड कंपनी के लिए, न्यू कंपनी के लिए नहीं था। इसका नरेशन होगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। इसके बाद हम लोगों का कुछ क्रेडिटर ऐसा था कि वही डेटर भी बनने वाला था, यानी कि वही डेटर है वही क्रेडिटर है 20,000 का। उसके लिए हम लोग क्रेडिटर से भी घटा देंगे 20,000 और डेटर से भी घटा देंगे 20,000। तो एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 20,000। चलिए अब बारी आता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट बनाने के समय आप ये ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट में कितना अमाउंट लिखना है। जो पहले से ही एक्स लिमिटेड का अमाउंट है वो तो रहेगा ही, प्लस जो एडिशनली एक्वायर किया है वो भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल पहले से कितना था प्लस अभी न्यू कितना आया। तो बैलेंस शीट देखें तो 30 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, 10 रुपये ईच, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख। और अभी हम लोगों ने 1,20,000 का इशू कर दिया था पीसी में। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 3 लाख प्लस 1,20,000, 4,20,000 हम लोग का इक्विटी शेयर है, 10 रुपये ईच। तो 4,20,000 ऑफ 10 रुपये ईच 42 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कितना है? बैलेंस शीट में देखें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख ऑफ 100 रुपये ईच, यानी कि 3,000 प्रेफरेंस शेयर पहले से है। और अभी फिर से हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन में 3,300 का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया है, यानी कि 3,000 प्लस 3,300 6,300 का प्रेफरेंस शेयर वापस से इशू कर दिया है ऑफ 100 रुपये ईच। तो 6,30,000 निकल के आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकल के आता है 48,30,000। ये हम लोग का निकल के आ गया शेयर कैपिटल। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पहले से ही था 2,10,000 और इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग को मिल गया है 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे? क्योंकि हम लोगों ने इक्विटी शेयर को प्रीमियम में नहीं इशू किया था, तो वहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 का और पहले से जनरल रिजर्व 2,10,000 मिला करके 2,70,000। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ग्रेच्युटी फंड पहले से ही हम लोग के पास 1.5 लाख का था और हम लोगों ने 60,000 का एक्वायर कर लिया, टोटल हो गया 2,10,000। करंट लाइबिलिटी
के अंदर आता है ट्रेड पेबल। पहले से ट्रेड पेबल है 3,90,000। इस बार हम लोगों ने जो एक्वायर किया है 2,40,000 का। लेकिन याद रखिएगा कि म्यूचुअल इंडेटनेस है 20,000 का, तो यह 20,000 हम लोग को लेस कर देंगे यहाँ पे, तो निकल के आएगा 6,10,000। अब प्रोविज़न यानी RDD 7,500 का है, वो भी हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पूरा हो गया। अब एसेट की बात करें तो स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट के अंदर में PPE इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल है, 1.5 लाख का गुडविल पहले से था, हम लोगों ने एक्वायर किया 1.5 लाख का गुडविल। अब आप सोचेंगे कि हम लोग जब कैलकुलेट किए थे गुडविल तो वो तो 75,000 का था, अभी आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख का। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे थे तो वहाँ पर जो भी एसेट और जो भी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं तो गुडविल हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है, तो तभी बैलेंसिंग फिगर आया था 1.5 लाख। तो वो 1.5 लाख भी यहाँ पर ऐड होगा, पहले से 1.5 लाख और एडिशनली जो एक्वायर किए 1.5 लाख वो भी, तो मिला के 3 लाख। टेंजिबल एसेट के अंदर लैंड बिल्डिंग मिला करके 14 लाख का हो गया और प्लांट और मशीनरी मिला करके 19 लाख का हो गया, दोनों मिला करके 33 लाख। करंट एसेट की बात करें तो इन्वेंट्री दोनों का जोड़ देंगे, ट्रेड रिसीवेबल दोनों का जोड़ देंगे, लेकिन लेस कर देंगे 20,000 जो कि म्यूचुअल इंडेटनेस है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी दोनों का जोड़ देंगे। इसके बाद याद होगा आपको कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो वो अदर करंट एसेट के दायरे में दिखा देते हैं 15,000। तो इस तरह से हम लोग का एसेट और लाइबिलिटी साइड पूरा हो गया। ये जितने सारे क्वेश्चन आपने अमलगमेशन में किए वो सारे टिपिकल थे, तो इसको जब आप एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपको याद भी रहना चाहिए, आपने प्रैक्टिस भी करा होना चाहिए। तो इसीलिए सारे सवालों को आप एक बार प्रैक्टिस कर ले, 2 बार सवाल को देखें, समझें और वीडियो को देखें, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस पे उतर जाएँ। 2 या 3 बार प्रैक्टिस आपका ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने से ही आपका कहाँ गलती हो रहा है वो निखर के आएगा और पता चलेगा कि ये गलती एग्ज़ाम में नहीं करके आना है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चन को इवेलुएट करिएगा खुद से और प्रैक्टिस करिएगा खुद से, रिटर्न प्रैक्टिस, यही सक्सेस का मूल मंत्र आपके लिए बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।